बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन द टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पास पेपर में आ चुके हैं उनको। तो सबसे पहले है टॉर्क है क्या। तो इसके रेलेवेंट हम जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है बेटा, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता हूँ। जिन मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें टर्निंग इफेक्ट। तो फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा अबाउट एन एक्सिस, उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, जब हम क्या करते हैं, दरवाजे को क्लोज करते हैं या दरवाजे को क्या करते हैं, ओपन करते हैं बाय एक्सर्टिंग फोर्स। तो वो जो फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क। जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी नट या स्क्रू को लूज या टाइट कर रहे होते हैं किसी स्पैनर की मदद से। तो उस समय जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स की वजह से अबाउट एन एक्सिस, उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स produced in a body about an axis, उसको हम नाम देते हैं टॉर्क का। उसके बाद टॉर्क जो है इसको हम डिनोट करते हैं टॉ से, और ये किसके इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ ये जो टॉ है ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर हमारे पास क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। और जो फोर्स है, ये जो सेकंड है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स। तो यहां से हम टॉर्क को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector R and force F, इसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास एक नट है, उसको हमने क्या करना है, एक स्पैनर की मदद से टाइट या लूज करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक नट है, ये सेकंड पोर्शन हमारे पास स्पैनर है। ये स्पैनर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये हमारे पास फोर्स है। तो जो ही हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये जो नट है ये इस पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व करना, मूव करना शुरू कर देगा। अब जिस पॉइंट के गिर्द ये नट मूव करे, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पीवट पॉइंट, महवर बोलते हैं। और जिस लाइन में हम फोर्स लगा रहे हैं इसको नाम दिया जाता है लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जब फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, यानी फर्ज करें कि पहले हम 5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करें, तो जब हम 5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करें तो उस लम्हे हमारे पास जो टॉर्क की एक वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, हमने 5 से 10 न्यूटन कर दी। तो जो ही हम फोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ये ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास टॉर्क जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, ये पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाम दिया जाता है मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म को हम जो डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, वो एल से जाहिर किया जाता है। और ये जो मोमेंट आर्म है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है।
उसके बाद अगर हम मोमेंट आर्म की वैल्यू बढ़ा दें तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो टर्निंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, और जो ही हम क्या करते हैं मोमेंट आर्म की वैल्यू कम कर देते हैं, फोर्स की वैल्यू सेम रखें, तो टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी मैं क्या करता हूँ, जितनी फोर्स मैं यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा था बिल्कुल उतनी ही फोर्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्सर्ट करता हूँ। अब फोर्स तो सेम है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि अब जो मोमेंट आर्म की वैल्यू है वो पहले से रिड्यूस हो गई है। यानी पहले फर्ज करें हमारे पास मोमेंट आर्म की वैल्यू 7 थी, अब हमने क्या कर दी है 5 सेंटीमीटर या मीटर ले लिया। तो जो ही हम मोमेंट आर्म की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास जो टार्क है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टार्क हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, टार इज इक्वल टू एल इंटू एफ। यानी ये हमारे पास टार्क की जो मैग्नीट्यूड है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, एक मोमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करेगी और सेकंड किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स पे। यानी जब हम मोमेंट आर्म को बढ़ाएंगे तो टार्क बढ़ जाएगा, इसी तरह जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो टार्क भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बहुत अहम पॉइंट है, इसमें क्या है कि अगर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पिवट में से पास कर रही हो, यानी हम जो फोर्स है वो इस सिमत में नहीं लगाते बल्कि फोर्स क्या कर रहे हैं, इस सिमत में लगा रहे हैं। सेकंड क्या आ जाएगा, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन passes through pivot point। अब जब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है पिवट पॉइंट में से पास करेगी तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हमारे पास जो मोमेंट आर्म होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो टार का हमारे पास रिलेशन क्या है, टार इज इक्वल टू एल इंटू एफ। तो जब मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टार की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट इसी के रेलेवेंट हमारे पास एक एमसीक्यू है, इफ लाइन ऑफ एक्शन passes थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ओरिजिन देन टॉर्क इज। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है ये किस में से पास कर रही है, ओरिजिन में से, तो लिहाजा मोमेंट आर्म किसके इक्वल हो गया, जीरो, और टॉर्क भी क्या है, जीरो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बीटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, आ जाएगा टॉर्क फॉर रिजिड बॉडी। यानी हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसकी वजह से हमने क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये रिजिड बॉडी होती क्या है, तो रिजिड बॉडी हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर जब हम फोर्स एक्सर्ट करें तो दो पॉइंट मैसेज हैं उनके दरमियान सेपरेशन पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे अगर हम व्हाइट बोर्ड की बात करें तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करता हूँ तो इसके इस पॉइंट मैस और इस पॉइंट मैस के दरमियान कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये ऑब्जेक्ट ये बॉडी हमारे पास कौन सी बॉडी होगी, रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक रिजिड बॉडी ली, उस रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हम क्या करते हैं, फोर्स एफ एक्सर्ट करते हैं। अब ये जो पॉइंट पी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो क्या है, आर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस आर को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास एफ cos थीटा होगा, ये जो एफ cos थीटा है दैट इज पैरेलल टू आर। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड हमारे पास कौन सा है, एफ sin थीटा। ये जो एफ sin थीटा ले रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू आर। तो हमारे पास एफ cos थीटा आ गया पैरेलल टू आर, और सेकंड क्या आ गया, एफ sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर टू आर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास एफ cos थीटा है इसकी वजह से टॉर्क जीरो है। ये टॉर्क क्यों जीरो है, उसकी वजह क्या है, तो अगर हम ये देखें कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पिवट में से पास कर रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जब लाइन ऑफ एक्शन पिवट में से पास करेगी तो उस कंडीशन में मोमेंट आर्म जीरो होगा, लिहाजा टॉर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस वजह से हमारे पास जो एफ cos थीटा है उसकी वजह से टॉर्क क्या आ गया, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है टॉर्क ड्यू टू एफ sin थीटा। तो एफ sin थीटा की वजह से हमारे पास टॉर्क किसके इक्वल आएगा, तो वो टॉर्क आ जाएगा आर इंटू एफ sin थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ sin थीटा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अल्टरनेटिव मेथड। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने रिजॉल्व किया था फोर्स को उसके कंपोनेंट में। इस सेकंड में हम क्या करेंगे, हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर है उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, रिजॉल्व आर इनटू इट्स कंपोनेंट।
तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं, एक आर cos थीटा, तो आर cos थीटा क्या होगा, इस फोर्स के पैरेलल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड है आर sin थीटा, तो आर sin थीटा क्या है, आर sin थीटा फोर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है, अगर इसमें हम देखें तो ये जो आर cos थीटा है, इसकी वजह से जो टार्क है, ये टर्निंग इफेक्ट है, वो जीरो होगा। क्यों, ये जो हमारे पास आर cos थीटा है ये इसके पैरेलल है। जैसे इसमें हमने देखा था कि लाइन ऑफ एक्शन पिवट में से पास कर रही थी, लिहाजा टार्क क्या था, जीरो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम कंडीशन आ जाएगी जो हमारे पास पहले थी, तो टार्क इसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या फाइंड करते हैं, ड्यू टू आर साइन थीटा फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा इनटू एफ। इसको भी हम लिख लेंगे आर एफ साइन थीटा। तो हमने जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था या वेक्टर प्रोडक्ट था, उसमें जब हमने ए क्रॉस बी लिया था तो डेट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसकी डायरेक्शन लेना चाहते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम एन यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा को खत्म और एन को खत्म कर देंगे, तो इसको किसके फॉर्म में लिख देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये जो टार्क है ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से। अब जब राइट हैंड रूल से हम फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी आर और एफ की प्लेन के ऊपर। यानी अगर फर्ज करें ये हमारे पास आर है, ये क्या है एफ, तो जो आर क्रॉस एफ यानी टार्क आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। और ये हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से। यानी हमने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को कर्व करेंगे थ्रू स्मॉल एंगल, तो अरेक्ट थंब हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, टार्क की। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी के रेलेवेंट हमारे पास एमसीक्यू है, द डायरेक्शन ऑफ टार्क इज अलोंग पोजीशन वेक्टर आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। उसके बाद है अलोंग एफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास जो फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जो मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगी, यानी ये पहले रेस्ट में है, जो ही मैंने फोर्स लगाई तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। तो जो ही फोर्स एक्सर्ट होगी तो उसका इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम टार्क लगाते हैं तो उस टार्क की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी जो काम फोर्स करती है वही टार्क करता है, लेकिन फर्क क्या है कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है लीनियर मोशन में, लेकिन टार्क जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कौन सी मोशन में, एंगुलर मोशन में। लिहाजा हम कहते हैं टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। यानी टॉर्क भी वही काम कर रहा है जो फोर्स कर रही है, लेकिन फोर्स वो काम किस में कर रही है, लीनियर मोशन में, लेकिन टॉर्क किस में कर रहा है, एंगुलर मोशन में। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, लिहाजा उसका टॉर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसी के रेलेवेंट जो लास्ट एमसीक्यू है उसकी तरफ चलते हैं। द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो रोल फोर्स लीनियर मोशन में प्ले कर रही है वही रोल टॉर्क किस में प्ले करता है, एंगुलर मोशन में। तो लिहाजा जो फोर्स का काउंटर पार्ट है एंगुलर या रोटेशनल मोशन में वो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट इसका ऑप्शन होगा, बीटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टॉर्क और उसके रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।